है। हमास की सुरंग में अमेरिकी बंधक का शव मिला है। ये जो सुरंग से 6 शव मिले हैं ना, इसमें अमेरिकी बंधक का भी शव मिला है। अमेरिकी नागरिक हर्ष गोल्डबर्ग पोलैंड का शव मिला है और जाहिर सी बात है कि अमेरिका की इस पर पूरी तरह से निगाह बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हमास को सीधे तौर पर वार्निंग भी सामने आई है। ये कहा है कि हमास को अपने गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। अमेरिका इसलिए भी लगातार इस युद्ध पर नजर बनाए रखा हुआ क्योंकि ये जो बंधक हैं उनमें अमेरिकी भी शामिल हैं और ये जो 6 शव अभी मिले हैं उसमें अमेरिकी बंधक भी शामिल था। जो बाइडेन ने इन हालातों को देखा भी है, समझा भी है और सीधे तौर पर हमास को वार्निंग भी दी गई है कि अब इसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन अंजाम भुगता जाएगा कैसे? मेजर जनरल माथुर। थोड़ा सा अरविंद जी से असहमति प्रकट करूंगा। देखिए, 2-3 वजह है। एक वजह तो ये है कि अमेरिका जब तक खुद डिसाइड नहीं कर लेगा कि यहाँ पर युद्ध को समाप्त होना है, तब तक मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर कुछ आगे बढ़ने वाली बात हो सकती है। एक बहुत बड़ा तबका अमेरिका में आज भी इस युद्ध का और हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है उसके सफाई का खात्मे का समर्थक है। जब इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्शन में जो वहां का जो सिस्टम है वो उस चीज को भी ध्यान में रख करके देख करके काम कर रहा है। दूसरी चीज जो हम शायद अभी तक नहीं उसको इम्प्लीमेंट उसको होते हुए नहीं देख पाए हैं वो ये है कि ईरान ने अभी तक कोई फाइनल उनका बदला जो कि हमास के चीफ को तेहरान में खत्म कर दिया गया, उसका कोई अभी मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं है। तो ये अगर चाहेगा भी तो हो सकता है कि ईरान, हिजबुल्लाह, हूती ये लोग मिलकर के इसको थोड़ा सा आग में घी और डालें। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ समय में कोई मुझे इसका अंदेशा नजर नहीं आ रहा कि कितना भी आप दबाव डाल दें अंतर्राष्ट्रीय तरह से या डोमेस्टिकली, ये युद्ध रुकने वाला आने वाले कुछ समय में मेरे हिसाब से नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब अमेरिकी लोग इजरायलीज के अलावा जब आप वहां पर देखते हैं कि बंधकों में से मारे जा रहे हैं तो नेचुरली जो रेज है वो बढ़ेगा। और जहां तक सवाल इस लड़ाई को खत्म करने का है, वहां पर अमेरिका के अंदर जो इसका सपोर्ट है मुझे लगता नहीं है कि वो अभी इस लेवल पर पहुंचा है कि वो वहां पर इतना दबाव नेतन्याहू के ऊपर डालें कि वो मजबूर हो जाए कम। देखिए, एक चीज हमको देखनी पड़ेगी कि लड़ाई खत्म किस बेसिस पे होगी। आफ्टर ऑल, अगर आपने इस बात से के लिए लड़ाई शुरू करी है कि मैं तमाम बंधकों को छुड़ाऊंगा और हमास को खत्म करूंगा, और अगर वो दोनों में से कुछ भी ना करें और फिर आप अगर कोई सीज फायर या कोई शांति प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप कहां जाएंगे? क्यों आपने इतने हजार लोग मरवा दिए? तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इसकी ना तो इंटेंसिटी में मुझे आने वाले समय में कमी होती नजर आ रही है और ना ही मुझे इसकी समाप्ति निकट भविष्य में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से अमेरिका ने अपना मैसिव नेवल एंड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पूरे वेस्ट एशिया में किया है, किस प्रकार से उन्होंने अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनके जो पावर सेंटर्स हैं वेस्ट एशिया में जगह जगह पर उनको स्ट्रेंथन किया है। अभी 2000 ट्रूप्स उन्होंने एडिशनल वहां पर भेजे हैं। तो आप ये देखेंगे कि अगर इतना ज्यादा मिलिट्री मूवमेंट हो रहा है, इतने मनूवर्स हो रहे हैं, ये मनूवर्स इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वो आप वहां पर कुछ नहीं करेंगे। ये मनूवर्स 2 वजह से हैं। एक तो ये है कि इतना दबाव ईरान पे डाला जाए कि वो अपने प्रॉक्सीज को बोले कि आप शर्त माने और इस लड़ाई को खत्म करें। दूसरा ये है कि अगर कुछ होता है तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान या कोई भी किसी भी प्रकार की हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो आप देखिएगा ये बंद होने की बजाय। मेजर जनरल माथुर, एक बात और इसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, अमेरिका एक तरफ तो ईरान और इजराइल के बीच की टसल की अगर बात होती है तो इजराइल के साथ आंख मूंद कर अमेरिका खड़ा है, कह रहा है हम पूरी तरह से रक्षा में साथ देंगे, सुरक्षा के लिए हम सुनिश्चित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गाजा में हो रहा है, वेस्ट बैंक में हो रहा है, जो अलग अलग जगह आईडीएफ ने तबाही मचाई हुई है, उसे अमेरिका भी रोकना चाहता है। कोशिश कई बार की गई है लेकिन नहीं रुका। यहाँ आईडीएफ को इंस्ट्रक्शंस नेतन्याहू दे रहे हैं, इजराइल यहाँ रुक नहीं रहा और उधर इजराइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका तो 2 तरह की बात कर रहा है ना, वो चाहता है कि गाजा में चल रहा युद्ध रुक जाए,
इजराइल पीछे हट जाए, आईडीएफ पीछे हटे और यहाँ सीज फायर हो जाए। और उधर ईरान और इजराइल की अगर बात आती है तो वो कहता है इजराइल के साथ हम पूरी तरह से तैयार हैं और हर तरह से तैयार हैं। रचना, अमेरिका को अगर हम लोग ठीक से समझ पा रहे हैं तो अमेरिका तो ऐतिहासिक तौर पे हमेशा दोगलेपन की बातें करता है। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया को पता है। इस यूक्रेन में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, वियतनाम में क्या हुआ, कोरिया में क्या हुआ, हर जगह आप देखेंगे कि जहां भी दुनिया में जरा भी परेशानी या जरा भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों ने आगे तरफ बढ़ने की कोशिश की, इस प्रकार के बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। अमेरिका ने अपना दोगलापन दिखाया है और अमेरिका ये करता चला जाएगा। ये मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं कि जब अमेरिका नहीं चाहता, आज की तारीख एज ऑफ नाउ अमेरिका इसको खत्म नहीं होने देना चाहता, क्योंकि जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो मैं ये बता रहा हूं कि इस युद्ध के पक्षधर भी बहुत हैं वहां पर, जो कि वोटर्स उनके डेमोक्रेट्स के समर्थक हैं। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका ये अपनी दोहरी नीति लगातार बनाए रखेगा, वो लगातार दबाव बनाता रहेगा पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर। अब ईरान की आवश्यकता, जो मैंने पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, क्रिक, एक नया धड़ा, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये जो एक धड़ा उभर करके आ रहा है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट करने का प्रयास करेगा। हाँ। और इतना मैं आपको बता दूं रचना कि ईरान अगर बिल्कुल चुप हो गया और उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो मुझे नहीं लगता इट विल बी ए मेजर डिबेकल। इतनी जबरदस्त उनकी साइकोलॉजिकल और उनकी इस प्रकार की हार होगी, तो मैं नहीं समझता कि ईरान बिल्कुल इस बात को खाली जाने ऐसा तो देगा। लगता ही नहीं है। जिस तरह से उसकी धमकियां बार बार आ रही हैं, या प्रॉक्सी देश तो ऑलरेडी हमले कर रहा है, तो ऐसा लगता नहीं ईरान शांत बैठेगा। लेकिन जिस दोहरी नीति की बात अभी जनरल माथुर ने की, अरविंद तेजावत जी, अगर दोहरी नीति अमेरिका अपना रहा है और यहाँ जो हमास की सुरंग से 6 शव निकले हैं उसमें एक अमेरिकी भी है, तो फिर यहाँ अमेरिका को तो जवाब देना चाहिए। आने वाले वक्त में इलेक्शन भी हैं, जो बाइडेन नजर बना रखने की बात भी कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं हमास को इन गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। तो अब ये कीमत चुकाई कैसे जाएगी? अमेरिका को यहाँ कोई तो एक्शन लेना होगा ना। रचना, दरअसल मैं चीजों को इतना फौरी तरह से नहीं देखता हूँ। जो मेरा आकलन है वो थोड़ा सा अलग है। दरअसल जो जनरल साहब ने जो कहा है उनसे मैं आंशिक तौर पर सहमत होते हुए ये बात उनकी आगे बढ़ाना चाहूंगा कि अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो युद्ध चाहते हैं, पर ये बेसिकली कॉरपोरेट्स हैं और उनका पैसा काफी लगता है वहां के इलेक्शन में। तो जो सरकार है, कुल जो खासकर जूस लॉबी है वहां की, और वो काफी मजबूत है और वो काफी पैसा खर्च करती है, तो इसलिए वो एक मजबूरी है। तो यहाँ पे मैं जनरल साहब की बात से सहमत हूँ। पर वहाँ की सरकार की एक दूसरी ये है कि वहाँ की जो जनता है वो भी काफी जागरूक है और वो विदेश नीति वगैरह काफी मसलों पे काफी अच्छे से सोचती है। वहाँ की जो आम आवाम है और वो नहीं चाहती है कि युद्ध हो। तो मेजोरिटी जो है वो युद्ध के खिलाफ हैं। इजराइल में भी ऐसा है और अमेरिका में भी ऐसा है। जो आकलन है, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो वहाँ की मीडिया वगैरह में जो आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो वहाँ की जनता का ये दबाव है कि ये युद्ध रुकना चाहिए। प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ तक कि जो मेयर हैं तेल अवीव के, उन्होंने कहा है कि भाई आप जो नगर पालिका के कर्मचारी है वह भी उन प्रदर्शनों में शामिल हो। तो वो सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को इसी प्रकार से देखना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि इसका सही तरीके से आकलन किया जा सकेगा। अब जो हालात अभी यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जिन बंधकों को छुड़ाने की ये पूरी जंग थी उससे कहीं ज्यादा इजराइल का नुकसान हो चुका है अरविंद जी। और नेतन्याहू फिर भी अड़े हुए हैं, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं युद्ध तो नहीं रुकेगा। अगर हमास के खात्मे की बात होती है तो ये तमाम एक्सपर्ट आज तक जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं वो बताते हैं कि हमास का खात्मा तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये तो विचारधारा की बात है। आप हमास के लड़ाकों को या फिर ये कहिए उनके कमांडर्स को या बाकी लोगों को मार सकते हैं, लेकिन उस विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। तो क्या ये जंग अब अनिश्चित काल तक चलेगी? और अगर आप कह रहे हैं नहीं रुकने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो वो कैसे और कब? रचना जी, देखिए जो जिन बंधकों के मारे जाने की आप बात कर रही है, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। मैं उसका जवाब अभी देना चाहूंगा। वो दरअसल रफा क्रॉसिंग में पाए गए हैं और हमास ये चाहता है कि रफा क्रॉसिंग
और जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वहां से ये जो इजरायली सेना हटे, और इजराइल के लिए ये सामरिक तौर पे ये ठीक नहीं होगा कि वे रफा क्रॉसिंग और जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वहां से पूरी तरीके से वह हमास को सौंप दें। तो ऐसे में ये जो उनके बंधकों के मरने की बात है या वो सारी चीजें हैं उनको उठाएगा, और जब वो एक तरीके से जब बार्गेनिंग वाली पोजीशन पे आएंगे तो वो उसका कुछ ना कुछ फायदा उठाएंगे। पर इसका यह मतलब नहीं समझना चाहिए कि जो 6 बंधक मारे गए हैं उनके आधार पर युद्ध पुनः भड़क जाएगा या और खतरनाक होने जा रहा है। उस आधार पे तो जो 19 लोग मारे गए हैं वेस्ट बैंक में, और जिसमें बच्चे भी थे, विकलांग लोग भी थे, तो उस आधार पे तो हमें फिलिस्तीन का पक्ष जो है वो ज्यादा मजबूत समझना चाहिए। तो ये जब तक पूरी तरीके से युद्ध विराम नहीं हो जाता है ये घटनाएं होती रहेगी। और उसको जो एंटनी ब्लिंकन, जो अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी वो इजराइल में ही रुके हुए हैं, वहां के जो बाइडन का संदेश लेके आए हुए हैं, हम्म। तो उनका आना फिर वहां रुकना और हाँ। जो पूरी सारी चीजें ये बता रही है वो उनका विजिट ऐसे ही नहीं है, कोई हम्म। ना कोई बड़ा होने वाला है, कोई ना कोई महत्वपूर्ण कोई समझौते लेकिन पे युद्ध वो बातचीत आक्रामक भी करना तो हो सकता है अगर मीटिंग्स हो रही हैं, अगर है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि इजराइल के साथ हम पूरी तरीके से हैं, अगर वहां अंडरग्राउंड बंकर बन रहे हैं, अगर नेतन्याहू खुद उस अपनी फैमिली के साथ बंकर में शिफ्ट हो रहे हैं, अगर इमरजेंसी वहां पर घोषित की जा रही है, वहां पर इस तरह की युद्ध वाले हालात की तैयारियों पर फोकस है, तो युद्ध तो और ज्यादा आक्रामक भी हो सकता है। देखिए, युद्ध जैसी जो चीजें होती है वह कब भड़क जाए कब शांत हो जाए हम्म। उसको पूरी तरीके से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो हैं वो जो बंकर में जा रहे हैं, ये जो सारी चीजें वो ठीक हैं, हम्म। पर जो परिस्थितियां हैं वो युद्ध के शांत होने की तरफ ही, और फिर कितना करेंगे। हाँ। जो इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो कह चुके हैं कि यह युद्ध 5 महीने पहले ही रुक जाना चाहिए था। हम्म। हाँ, नेतन्याहू इस बात को लेकर अड़े हुए हैं हाँ। कि जो बंधकों की हत्या के जो जिम्मेदार लोग हैं, हाँ। जब तक उनका खात्मा नहीं हो जाता युद्ध बंद नहीं वही होगा। तो मैंने पहले भी कहा कि ये खात्मा ही तो होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि हमास का खात्मा नामुमकिन दिखाई देता है। ये विचारधारा है, हमास के लड़ाके मारे जा सकते हैं, लेकिन उस विचारधारा को जड़ से खत्म कैसे किया जाएगा। मेजर जनरल माथुर, अगर ये मीटिंग्स चल रही हैं, अगर एंटनी ब्लिंकन इजराइल में हैं और ये युद्ध विराम की तरफ अगर संकेत जैसा अरविंद तेजावत जी बता रहे हैं, तो क्या ये वाकई पॉसिबल लगता है आपको? उधर रूस यूक्रेन को लेकर भी ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ दिन या शायद कुछ महीने, 2.5 साल से ज्यादा हो गया उस युद्ध को, यूक्रेन जो कहीं नहीं टिकता था रूस के आगे, लेकिन फिर भी युद्ध में अभी तक टिका हुआ है नेटो देशों और अमेरिका के सपोर्ट से। आपको लग रहा है कि यहाँ वाकई युद्ध विराम की तरफ चीजें जा रही हैं, जिस तरीके से सीज फायर में भी आईडीएफ ने हमले किए हैं? रचना, नहीं, मैं आपको एक बात बताने का प्रयास करूंगा कि देखिए, आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं वो डिप्लोमेसी का एक आर्म होती है। आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? आप लड़ाई इसलिए लड़ते हैं कि आप अपनी डिप्लोमेटिक और अपनी पॉलिटिकल जो विल है उसको हासिल कर सकें, जो पॉलिटिकल आपकी रिक्वायरमेंट है उसको हासिल कर सकें। ये मैंने पहले भी कहा था, युद्ध जो है हमेशा 3 फ्रंट पे साइमल्टेनियसली लड़ा जाता है। इकोनॉमिक फ्रंट पे युद्ध होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फ्रंट पे युद्ध होता है, और तीसरा युद्ध ग्राउंड पर मिलिट्रीज लड़ते हैं। और इन 2 केसेस में आज की तारीख में तीनों युद्ध लगातार साइमल्टेनियस चलते चले जा रहे हैं। ये जो मूवमेंट है अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी का या डिफेंस सेक्रेटरी का यहाँ पर आना वहां जाना, ये तमाम बातें एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मेजर कंपोनेंट है। वो उनका यहाँ आना इस बात का जो तक पूरी तरह से नहीं है कि वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन अब लड़ाई बंद करना होगा या वो सॉल्यूशन और तेजी से उनको इंपाउंड करके और थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर डाल के। देखिए, बात यह है कि जब बातचीत के टेबल पे आप बैठे तो आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होने चाहिए, और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आपको आपकी मिलिट्री बना करके देगी। और मुझे ये लगता है कि जैसे हम बातचीत के नजदीक जाते जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल वॉर, जो तीसरा प्रकार मैंने बताया, वो बढ़ती हुई नजर आएगी रचना आपको, और उसमें अधिक से अधिक अपना हासिल करने का, चाहे वो ग्राउंड हो या मिलिट्री डिस्ट्रक्शन हो, उसको हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। कुर्स्क में जो हो रहा है वो उसका एक उसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं।
अगर वहां भी बातचीत की गुंजाइश है तो वो भी चाहता है यूक्रेन की मैं बहुत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाऊं नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत जल्दी निकट भविष्य, सब चाहते हैं ये रुके लड़ाई, लेकिन निकट भविष्य में लड़ाई रुकती भी अच्छा, दूसरा एक ये भी, जो बंधकों की रिहाई की बात है, हाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो बंधकों की रिहाई की बात है उससे कहीं ज्यादा तो आईडीएफ को वैसे नुकसान हो गया है, सैनिकों की जान चली गई है, उधर 40,000 से ज्यादा लोगों की जान गाजा में जा चुकी है। ऐसे में क्या लग रहा है, जिन बंधकों को छुड़ाने के लिए ये युद्ध पूरा छेड़ा, उससे ज्यादा नुकसान तो ऑलरेडी आईडीएफ झेल चुकी है। न केवल यहां नुकसान हुआ है, इजराइल ने कितने अपने मित्र खो दिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कितने लोगों को अपने डोमेस्टिक लेवल पे उनके इजराइल के जो गवर्नेंस है उसके खिलाफ हो गए। तो बहुत नुकसान इजराइल को बहुत हुआ है, हर प्रकार से इजराइल का नुकसान हुआ है। लेकिन देखिए, युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों साइड्स का अपना अपना जो मकसद है उसको पूरा तो कोई कर नहीं सकता, उसको अधिक से अधिक हासिल करने की परिस्थिति होनी चाहिए। ईरान अपना कोई भी मकसद अभी तक हासिल नहीं कर पाया है, तो अगर ये चाहेंगे भी कि किसी प्रकार से यहाँ पर लड़ाई को रोका जाए, इजराइल के ऊपर ईरान का उस इस्माइल हानिया के असैसिनेशन का बदला अभी बाकी है। और थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो करेगा, चाहे वो प्रॉक्सीज के थ्रू करे, डायरेक्टली तो मुझे लगता नहीं वो इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि इतना दबाव बढ़ा दिया है मिलिटरीली अमेरिका ने और नाटो लोग फोर्सेस ने मेडिटेरेनियन में और अरेबियन सी में और सब जगह रेड सी में, कि उनको मुश्किल लगता है कि ईरान फिजिकली खुद कूदेगा। लेकिन कुछ ना कुछ दोनों तरफ से मुझे आने वाले कुछ दिनों में दोनों साइड्स के मकसद पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं नजर आ रहा है कि कोई नेगोशिएटिंग टेबल की तरफ, यानी ये जो टकराव है ये अभी तेज होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह कमांडर की मौत का बदला भी, हमास चीफ की मौत का बदला भी अभी लेना बाकी है। उधर गाजा में एक के बाद एक युद्ध, वेस्ट बैंक में एक के बाद एक हमले आईडीएफ की तरफ से हो ही रहे हैं। मेजर जनरल माथुर, अरविंद तेजावत जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में मेरे साथ में जुड़ने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।